मुझे मैसेज अगर आपको करना हो तो जिस पे मेरा वीडियो ऑन रहता है उसी पे करिएगा। तो मोटर की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है। आपका टेनामेंट होगा, अगर आपका क्या हुआ शनोफी, ये जूम इधर नहीं भेजने का शनोफी, किसको भेज रही थी? सबके घरों में मोटर्स होती है। अगर आपके खुद के घर है तो वो मोटर होगी जिससे पानी टेरेस पे पहुंचाया जाता है, टेरेस से फिर वो आता है। और अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, टावर में रहते हैं, तो वहां पर बिल्डिंग की एक मोटर होती है जहां से पानी नीचे से ऊपर जाता है। सिर्फ यहीं पर नहीं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे हैं, फिर वो आपका रेफ्रिजरेटर हो, आपका एसी हो, या कोई और डिवाइस, सब फैन इंक्लूडिंग फैन ऑल्सो, सब में छोटी बड़ी मोटर तो लगी ही है। और अगर किसी डिवाइस में मोटर नहीं है तो वो जिस पर्टिकुलर फैक्ट्री में बन रहा था उस फैक्ट्री में तो मोटर होगी होगी। मतलब इन ऐसा समझो कि अगर मोटर का इन्वेंशन ही ना हुआ होता तो आज बहुत सारी चीजें आप जिन पर डिपेंडेंट हो वो होती ही नहीं। तो एक तरीके से ये मोटर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। आज जो डेरिवेशन हम करने वाले, इस डेरिवेशन के थ्रू हम एक्चुअली वो मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो ही सीखना चाहते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये होगा जनरल, मोटर करती क्या है? मोटर का पर्पस क्या है? मतलब और थोड़ा हिंट दूं, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जनरली मोटर्स का होता है। अब वो कौन सी टाइप की होगी आपको रिजल्ट करके बताना है। देव, तनीषा और रागी, बहुत वीडियोस ऑफ आ रहे हैं भाई। मैं क्लास बंद कर दूंगा, इतने वीडियोस मुझे ऑफ मिले थे। चार्मी आज क्लास में नहीं आई। हाँ हाँ सर, कैन यू हियर मी? यस चार्मी, मैंने, हाँ यस आई कैन हियर यू। सर आपने मुझे भी अनम्यूट किया। हाँ दृष्टि, वो तो गलती से मान लेने का। चार्मी, चार्मी आज ऑफलाइन क्लास पे क्यों नहीं आई? सर मेरा वाइवा था आज। ओके, कैसा गया? ठीक। ठीक ठीक, हाँ ये बता, लोगों को जनरली आदत है, अच्छा कैसा, कैसी जिंदगी चल रही? अच्छी चल रही है, मतलब किसी को कुछ बता रहे नहीं, सब अच्छे में निपटा देते हैं। ठीक है, गुड। यस, सो मिस्टर वरुण, हमारी मोटर का काम क्या है? Converting electrical energy to mechanical energy. परफेक्ट है भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है मोटर। अब मोटर के अंदर लगी होती है कॉइल जो बेसिकली घूमती है। और आपके घर में, आपके घर के बाहर कहीं पर भी कोई भी चीज घूम रही है तो उसके पीछे का एक ही वैलिड रीजन 11th स्टैंडर्ड में बताया गया है, टॉर्क। हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट, आपका फैन हो गया, आपका जो डोर है वो भी अगर आपको खोलना हो तो आपको उस पर टॉर्क लगाना पड़ता है। तो बेसिकली एक कॉइल पे टॉर्क कितना लगता होगा और उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही इस डेरिवेशन में हमें डिराइव करना है। तो यहां पर आपका डेरिवेशन आता है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बट टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन पार्ट, first we need to understand one term, that is magnetic moment. अच्छा, to all the CBSE students, अब आप लोगों को अगर फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर का डेरिवेशन नहीं आने वाले हैं तो आपको फोकस डेरिवेशन से ज्यादा एमसीक्यूज। आपके, मैंने शायद तक गूगल क्लासरूम पे आपने ऑब्जर्व किया हो तो एमसीक्यू चैप्टर वाइज अपलोड करवाए हैं, प्लस मैं विद सॉल्यूशंस है, प्लस मैं आपके लिए एमसीक्यूज टाइप भी करवा रहा हूँ। जैसे ही वो हो जाएगा वो मैं आपको बुकलेट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो एमसीक्यू उनसे अलग विद सॉल्यूशन। तो जैसे बुकलेट दूँ आप बुकलेट को सॉल्व करने बैठ जाइएगा, वो अच्छी है। तो अभी हाल के लिए आपके लिए अब डेरिवेशन अप टिल चैप्टर नंबर 7 सिर्फ समझने लायक हो गए। अब आपको पूछे तो जाएंगे नहीं क्योंकि एमसीक्यू आने वाला है। तो आपका मेजर फोकस होना चाहिए सीबीएसई स्टूडेंट्स का कंसेप्ट में। पर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट,
आप वेट करिए, अगर वो भी आपका भी बोर्ड सीबीएसई को ही फॉलो करता है हर चीज में, तो थोड़े टाइम बाद वो भी अनाउंस कर देता है, तो अगर वैसा होता है तो आपको भी वही फॉलो करना रहेगा, अदरवाइज आपके लिए जो पैटर्न चल रहा था वही चलेगा, आपको सब कुछ करना है। अच्छा एक चीज और, लास्ट ईयर 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, इस साल भी वो सेम ही है जहां तक मुझे पता है, जितना मुझे पता लगा है। तो अगर उस बेसिस पे मैं कहूँ कि सर अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से कुछ ओमिटेड है, तो चैप्टर नंबर 1 में आपने 1.6 में एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़े थे, 3 एप्लीकेशन थे, 3 डेरिवेशन, शीट वाला डेरिवेशन, लाइन चार्ज वाला डेरिवेशन और एक स्फेरिकल शेल वाला डेरिवेशन था। वो स्फेरिकल शेल वाला डेरिवेशन आपके सिलेबस से निकल जाता है अगर 30% रिड्यूस है तो। वो दूसरा टॉपिक साइक्लोट्रॉन, लास्ट ईयर साइक्लोट्रॉन भी नहीं था। तो ये 2 ही टॉपिक है अभी तक जो आपके सिलेबस में से 30% वाले पार्ट से निकलते हैं, बाकी सब जो भी किया है वो सब इंक्लूडेड है। चैप्टर 2 से कुछ नहीं निकला है, चैप्टर 3 से कुछ नहीं निकला हुआ है, ठीक है। हाँ चैप्टर 5 जो नेक्स्ट है उसमें 3 सेशन हुआ करते थे, अब 2 ही रहेंगे, लास्ट सेशन नहीं होता, तो अब आपको वो छोटा सा चैप्टर हो जाएगा, फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट को समझने से पहले आपको एक टर्म समझना जरूरी है, सॉरी टॉर्क को समझने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, विच इज मैग्नेटिक मोमेंट। आज की क्लास में मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला बताऊंगा, क्या होता है कैसा होता है, वो फीलिंग में आज नहीं देने वाला, वो मैं अगली क्लास में दूंगा, बिकॉज उसके लिए इसका जो नेक्स्ट डेरिवेशन है इस सेशन में वो समझना पड़ेगा आपको। अभी के लिए बड़ा इजी चीज याद रखनी है, मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्मॉल m से। हम सभी को पता है कि अगर एक कॉइल है तो उसका कुछ लेंथ होगा, उसका कुछ ब्रेड्थ होगा, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो L इंटू बी करके। और अगर इस कॉइल में से कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी कॉइल का कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट इनटू एरिया। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर। कॉइल के एरिया को अगर करंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया फिजिक्स में, मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप ध्यान से देखोगे तो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर वेक्टर साइन बनाया हुआ है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट बाय सीइंग द फॉर्मूला? बोलिए देसाई जी, अगर अनम्यूट कोई हुआ है तो। Perpendicular to the surface. सॉरी आदित्य, कुड यू रिपीट? Perpendicular to the surface. परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या मैं ऐसा बोलूंगा कि जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन किसको मिला करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट को। कारण जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होगा वही किसको मिला करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट को। एंड चैप्टर नंबर 1 से दृष्टि में ये बताया गया है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज। अगर आपकी सीलिंग एक सरफेस है, सर के ऊपर वाली सीलिंग, तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आते हुए पॉइंट आउट करेगा। अगर आप सरफेस पे जिस पे खड़े हो, बैठे हो, उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आते हुए पॉइंट आउट करेगा। बेसिकली हमेशा एरिया वेक्टर कैसा होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वही डायरेक्शन होगा जो एरिया वेक्टर का है, एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इज दैट क्लियर? ओके, बस अभी मेरे को इतना ही देने का है आपको। इसके बारे में थोड़ी फीलिंग में और दूंगा। इसके 2 फॉर्मूले एक्चुअली आज आप एक पढ़ रहे हो, चैप्टर 5 में एक और पढ़ोगे विद मोर फीलिंग। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? बहुत इजी है, फॉर्मूला देख के बता दो। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? यस मृदुल? Ampere meter square. वेरी गुड भाई। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है सभी को? ऑलराइट, बस इसके बारे में इतना ही जानेंगे। इसके बाद हम टॉर्क वाले डेरिवेशन पे चले जाते हैं। तो आज की क्लास में कहीं पर भी मैं करंट और एरिया इसका प्रोडक्ट आपको दिखा दूं तो मुझे बता दीजिए उस प्रोडक्ट को किससे रिप्लेस करना है, एम वेक्टर से, मैग्नेटिक मोमेंट से।
अच्छा, कॉइल, जब भी वर्ड कॉइल यूज किया जाता है ऋतुराज, तो एक से ज्यादा टर्न्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में 500 टर्न्स, 200 टर्न्स, 2000 टर्न्स, जितने भी टर्न दिए हो, आपको अपने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में उस n को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कहीं पर ये फॉर्मूला आपको ऐसा भी दिख सकता है, तो बुरा मत लगाइएगा, भाई नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी मैग्नेटिक मोमेंट को लेकर। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन समझने से पहले आप सभी को ये चीज समझ में आनी जरूरी है कि हम इसमें निकालने क्या वाले हैं, कर क्या रहे हैं। एक तो आपको हेडिंग पढ़ के पता लग रहा होगा कि कुछ तो टॉर्क जैसा फॉर्मूला बनेगा, पर टॉर्क ही नहीं, हम साथ साथ में आपको यहाँ पर एक येलो कलर की कॉइल दिख रही होगी। देख पा रहे हो कॉइल? ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में आप देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है। अब आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने दो डेरिवेशंस कराए थे। एक था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, जो लास्ट डेरिवेशन था। उससे जस्ट ऊपर एक और डेरिवेशन था, छोटू डेरिवेशन। सब अपने नोट्स में वो डेरिवेशन निकालो और याद करने का ट्राई करो कि उस डेरिवेशन में आपको क्या बताया गया था। सेशन 4.4 का जो सेकंड लास्ट डेरिवेशन था उसकी बात कर रहा हूं, जो छोटे से बॉक्स में आ गया था। और कोई मुझे बता सकता है तो बहुत ही बढ़िया कि उस डेरिवेशन में क्या था। ओके, मृदुल का एड्रेस है। यस मृदुल। सर ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वेरी गुड। कि जब कभी भी एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, अगर उस कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दोगे तो हमेशा वो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या ये मैंने बताया था? हाँ बताया था, मुझे पता है। जब भी एक करंट, हाय जनरल, जनरल सुन रहा है क्या? हाय जनरल, ऐसे मैं को हेलो। जनरल देख हाँ पा रहा है? सर। हाँ सर देख। हाँ अरे मैं तो हाय बोल रहा था, तू मुझे हाँ देख गया। हाय। हाय सर। क्या 11th के बाद दिखा नहीं ना मुझे तो। ठीक है। जनरल इससे पहले क्लास में आया क्या आज फर्स्ट टाइम आया? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम आया। वो 1 वीक का लीव लिया। लीव बड़े अच्छे लगते हैं ना। लीव के बाद आगे क्लासेस समझ नहीं आ रही होती है जनरली, क्योंकि क्या पिछले सब टॉपिक जा चुके होते हैं हमारे एकदम ऊपर से बाउंसर। कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग देखो। आप सभी स्टूडेंट इतने मैच्योर हो कि आप लोगों को बताया कि अगर हमने कोई क्लास छोड़ी है तो अगली क्लास समझ में तभी आएगी जब हम उसकी पिछली वाली क्लास देख के सुन के आए। तो ये अब आपको मैनेज करना है। यस। ओके, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज नॉट फॉर जनरल, दिस इज फॉर ऑल। यस ईटी, नो इश्यू, मुझे समझ आ गया, इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। चलिए तो बैक टू आवर टॉपिक कि कहाँ पे था मैं तो भूल गया। हाँ, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है आई और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? आई एल क्रॉस बी। क्या ऐसा बताया गया था? आई एल क्रॉस बी। और अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूंगा तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। तारुष, यहाँ पे ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है? आई और एल और बी का। वेरी गुड तारुष, कि भाई जिन दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है ये एंगल उन्हीं के बीच में बन रहा होता है। नाउ यू कैन सी दैट
कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट L और B के बीच में हो रहा है, तो हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, लेंथ का डायरेक्शन वही लेना है जो करंट का डायरेक्शन होगा एक तरीके से। तो आपके कंडक्टर में करंट जिस भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो वही लेंथ का डायरेक्शन ले लीजिएगा। अब आप देख सकते हो मेरे डायग्राम को, आपको एक नॉर्थ पोल दिख रहा है, एक साउथ पोल दिख रहा है, और दोनों पोल्स के बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल रख दी गई है। सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि इस कॉइल पे लगने वाला नेट फोर्स निकाला जाए। इस कॉइल पे कितना नेट फोर्स लग रहा होगा वो निकालेंगे हम। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें तो आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं कि एक साथ पूरी कॉइल पे फोर्स कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, क्या ए बी एक कंडक्टर है, ये वाला जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और क्या ये कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है जो नॉर्थ से साउथ जा रही है? तो बेसिकली क्या ये यही सिनेरियो नहीं बन गया? अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा ए बी कंडक्टर है उस पर कुछ फोर्स लगेगा। अब अगर ए बी में से करंट फ्लो हो रहा था तो बी सी सी डी डी ए सब में से करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस रेक्टेंगल को की चार साइड्स को चार डिफरेंट कंडक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और चारों पे इंडिविजुअली कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा वो निकालेंगे और फिर देख लेंगे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। वहां से हमें पता लग जाएगा और आंसर आएगा 0। मैं पहले ही बता देता हूं, जितनी मेहनत करेंगे 0 लाने के लिए होगी। तो क्या करने वाले वो क्लियर है? हमारी एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कॉइल पे लगने वाला है फोर्स। एक साथ निकालना नहीं आता है तो हमने चार साइड को चार डिफरेंट कंडक्टर की तरह ट्रीट किया और चारों पे इंडिविजुअली फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देखेंगे और देखेंगे टोटल कितना फोर्स लग रहा है। आंसर आएगा 0। तो मैं अब इंडिविजुअली एक एक करके आपको फोर्स के फॉर्मूले लिखता चला जाता हूं साइड वाइज। तो आई होप सबने अपनी कॉपी में डायग्राम बना लिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मैं कंडक्टर बीसी की बात करता हूं। कंडक्टर बीसी दिख रहा है डायग्राम में, टॉप वाला कंडक्टर है। अब आपको उसके मैग्नीट्यूड तो मैं लिखवा दूंगा, डायरेक्शन के लिए आपको मेरी स्क्रीन पे फोकस करना पड़ेगा। जहां पे मैं बक करता हूं दिख रहा होगा, मैं अभी अपने आप को स्पॉटलाइट कर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं एफ बीसी की बात करूंगा, जिसको मैंने F3 नाम दिया है डायग्राम में, उस पे फॉर्मूला क्या होगा? तो आई उसकी लेंथ कितनी है, ए मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी साइन थीटा। यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, आई एल बी साइन थीटा, पर लेंथ कितनी है ऊपर, ए। तो आई ए बी साइन थीटा ये तो होगा उस पर जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो थीटा का वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग होगा तो वो चेंज होता रहेगा। तो अभी मैंने जनरल लिखा है आई ए बी साइन थीटा। किसी को मेरे इस फोर्स के फॉर्मूले में डाउट है तो रेज कर सकते हो अपना हैंड या कंसर्न या प्रॉब्लम। नहीं है? ठीक है भाई, नहीं है तो अच्छी बात है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन की बात करना मेरे लिए ऑनलाइन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा, बट स्टिल चलो ट्राई करते हैं। अब इधर देखिएगा, ये वही रेक्टेंगुलर कॉइल है। ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। इस तरीके से आपको एक कॉइल दिख रही होगी। जस्ट अ मिनट,
दिख रहा है सबको? अब देखिए, सबसे पहले ये क्या ये वाली कॉइल बीसी है? ऊपर वाला कॉइल नहीं, सॉरी, साइड। अब मैं आपको इसको इस तरीके से इमेजिन करवा रहा हूं। ये आपको बीसी दिख रहा है, बाकी सब पीछे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। मैग्नेट्स को मैं मूव नहीं करा रहा हूं, मैग्नेटिक अपनी फील्ड अपनी जगह है, नॉर्थ टू साउथ इधर जा रही है। तो बार बार जब भी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मुझे इस डायरेक्शन में बता दीजिएगा, ये वाला, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए, कोई तो ऐसा केस आएगा जहां पर मेरी कॉइल घूम के ऐसे सिचुएशन में आ जाएगी। कोई तो ऐसा केस आएगा, घूमने वाली है तो ये केस भी आएगा। क्या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बी टू सी? सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने पाम को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे। क्या करना है, अपने पाम को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इस तरीके से। तो कॉपी इतनी भारी है, मतलब नोट्स कुछ और भी नहीं है। चलो, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट बी टू सी। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट थी, तो एक ही पॉसिबल वे कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन में पाम रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहता हूं तो मुझे नीचे की तरफ मेरा पाम कर्ल करना पड़ेगा। आप देखो, थंब क्या आपकी तरफ आ रहा है? क्या मेरे डायग्राम में थंब फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, बाजू में, वापस से? दिस इज, अरे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो अगर मैं अपने करंट और लेंथ के डायरेक्शन में पाम को रख के बी की तरफ कर्ल करूं तो थंब आपकी तरफ आएगा। वही थंब मेरे डायग्राम में देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स F3 दिख रहा है? समझ आया? थम्स अप दे सकते हो अगर आ गया हो तो, नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लो हैंड रेज करके। मुझे नहीं पता लगेगा जब तक आप मुझे कोई भी फीडबैक नहीं दोगे। यस हरिति, यस हरिति। सर हमें राइट हैंड यूज करना है कि लेफ्ट हैंड? राइट, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसके मैंने बताया था दो तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं, या तो राइट हैंड होगा या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होगा। अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए A क्रॉस B वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो वो राइट हैंड थंब रूल होता है। ओके ओके ओके। तो Yes, यहां sir. पर मैंने बोला कि देखो BC कंडक्टर आपको एक लाइन की तरह दिख रहा है सर। अगर करंट B टू C जा रहा है तो मैंने क्या किया, करंट का डायरेक्शन और लेंथ का डायरेक्शन सेम लिया जाता है। तो मैंने अपने पाम को उस डायरेक्शन में रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया, तो मेरा थंब आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। L क्रॉस B, L क्रॉस B, L क्रॉस B, थंब आपकी तरफ चला गया। वही डायग्राम मैंने ऊपर दिखाया है। मृदुल क्लियर है अभी? ओके। सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक, जो नीचे वाला कंडक्टर AD है उस पे फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा। सेम लॉजिक, आप करंट की डायरेक्शन में पाम को रखकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करोगे, आपका थंब अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। अब मैं इसलिए मैंने एक साइड बताया आपको कि दूसरी साइड का आप खुद लगाओ लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे बता पाना बिना कुछ विजुअल्स के क्लास में होते तो बता देता। ये दोनों फोर्स के डायरेक्शन क्लियर है, F3 एंड F4? किसी को कोई डायरेक्शन में डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज थम्स अप दे दो। बोलो वर्तिका। वर्तिका, you are allowed to unmute now. Sir, can you hear me? Yes, वर्तिका। राइट हैंड थंब रूल में तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट ही होता है ना, तो फोर्स कैसे? नहीं नहीं नहीं, राइट हैंड थंब रूल का मतलब होता है जब भी दो चीजों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तब हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। अब अगर वर्तिका V क्रॉस B होगा
तो v की डायरेक्शन में पाम को रख के b की तरफ कर्ल कर लूंगा। मेरा फॉर्मूला लेफ्ट राइट साइड पे देख I L क्रॉस b है, तो मैं L की डायरेक्शन में पाम को रख के b की तरफ कर्ल करके लेके जा रहा हूं। Then thumb will give the direction of magnetic force. ओके सर। Okay? हरी टी, कोई डाउट है? सर वो नीचे एडी वाला जो साइड है वहां पे तो करंट दूसरी तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरी तरफ है, तो कैसे आएगा प्रोडक्ट ऐसे? अब देखो ये जो चीज है, अगर इस साइड आपका करंट ऊपर जा रहा था तो इस साइड से घूम के करंट नीचे की तरफ आ रहा है, यस। तो अब आपको अपना राइट हैंड उल्टी तरफ रखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, ऐसा। और मैग्नेटिक फील्ड तो बोल रही है पीछे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हाँ। तो अब ऐसे पाम को रख के अगर तू कर्ल करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाएगी तो थंब मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब एक ही तरीका फील्ड की तरफ जाने का, एक ही तरीका फील्ड की तरफ जाने का, इस तरीके से मैं कर्ल करूंगा। ओके। तो ऐसे करेगी तो मिल जाएगा। यस सर, आ गया। आ गया, धन्यवाद। और किसी का राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल बिगड़ा हुआ है? बिगड़े तो बहुत सारे के होंगे, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। चलिए, तो अब आप लोगों को मैंने फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया दे दिया है, तो अब आगे की कहानी लिखते हैं कि FBC कंडक्टर का फोर्स मैंने लिख दिया, ये है मैग्नीट्यूड। हाँ, ये मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली F, अगर AD की बात करूं तो उस पर मैंने डायग्राम में फोर्स का नाम क्या दिया, F4, और उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, IAB sin थीटा, सेम मैग्नीट्यूड ही होगा। ना करंट चेंज हुआ है, ना लेंथ चेंज हुई है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, और थीटा तो वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा अलग अलग जगह पे। तो यहां पे आप लिखिए फोर्स 3 and F4 are equal in magnitude but opposite in direction. Therefore, yeah, hence they cancel out each other. क्या ये चीज समझ में आई? दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम दिख रहे हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट दिख रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 0। आर्यभट्ट, क्लियर है? ठीक है। अब एक और कंसेप्ट सीखो जो 11th में आपको बताया गया था, सबका फोकस स्क्रीन पे मेरी तरफ होना चाहिए। ठीक दिख रहा हूं मैं? ठीक है। अब देखो, मान लो ये पेन है, क्योंकि मानना पड़ेगा, अगर आपको मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, बताओ नेट फोर्स कितना लगा, 0। ये तो समझ रहे हो, इक्वल एंड अपोजिट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मेरे इन दोनों फोर्स के पास इस पेन को घुमाने की एबिलिटी है? क्या ये दोनों फोर्स इन मेरे इस पेन को घुमा सकते हैं? तो नहीं घुमा पा रहे, मैं तो फोर्स लगा रहा हूं पर कहां घूम रहा है। तो ऐसी फोर्सेस जो सेम लाइन के अलोंग लगती हो, देखो आप पूरा का पूरा एक ही लाइन के अलोंग लग रहा है, ऐसी फोर्सेस को फिजिक्स में बोला जाता है कोलिनियर फोर्सेस। आई अगेन रिपीट, ऐसी फोर्सेस विच आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर फोर्सेस। और कभी भी कोलिनियर फोर्सेस ऑब्जेक्ट को घुमा नहीं सकती है। इसी की वजह से ना ये फोर्स घुमा पा रही है, ना ये फोर्स मेरी कॉइल को आगे पीछे ले जा पा रही है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो ना ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ना ही रोटेशनल मोशन होगा, टॉर्क भी नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? ये बहुत निठल्ली फोर्सेस है।
लग तो रही है पर ना ऑब्जेक्ट कॉइल में ट्रांसलेशनल मोशन करवा रही है। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं तो मूव कर रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। दूसरा, ना ही उसको घुमा रही है। तो मैंने पहली वाली चीज तो लिख दी कि दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन, दे कैंसिल आउट ईच अदर। आगे की लाइन लिख देता हूं, मोर ओवर दे एक्ट along the same line of action। दोनों फोर्सेस, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, दूसरी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम ही है। तो दे कैंसिल सेम लाइन ऑफ एक्शन and hence do not produce any torque। ना ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ना आगे पीछे जा रही है, ना रोटेशनल मोशन होगा। यहां तक क्या बात समझ में आई है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? रुद्रराज, कृषा, शनोफी, ऋतुराज, मिस्टर मितांश, तुझे ऑफलाइन आना चाहिए था तो ऑनलाइन आके बैठा हुआ है। अनुष्का, पॉल, यस तनिषा, सर वो गलती से हो गई। ओके ओके ठीक है भाई। अब बात करते हैं बचे हुए दो कंडक्टर की। कौन से बचे हुए दो कंडक्टर की? ये बड़े इजी इमेजिन कर पाना फोर्स वाइज। अगर मैं F1 फोर्स की बात करूं, F1, उसको मैं FAB भी लिख रहा हूं, आप देख सकते हो कंडक्टर FAB है, तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कितना होगा? तो करंट तो अभी भी आई फ्लो हो रहा है, बट लेंथ ऑफ द कंडक्टर अब A नहीं है, इस लेंथ को क्या लिया गया है? B। तो IB, देन मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B। आप देख सकते हो लेंथ इस डायरेक्शन में, डायग्राम में देखो मेरा पिंक कलर, लेंथ इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? अगर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो साइन 90 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन 90। अल्टीमेटली आपकी फोर्स का वैल्यू कितना आया है? अभी भी IBB साइन 90, साइन 90 हो गया 1। I small b is the length of the conductor and capital B is the value of magnetic field। नेक्स्ट, अगर मैं उसके सामने वाले की बात करूं F2 कंडक्टर की, जिसपे F2 फोर्स लग रहा है, तो वो हो गया FCD कंडक्टर, और उसके ऊपर भी कितना मैग्नीट्यूड है? करंट अभी भी I है, लेंथ अभी भी स्मॉल b है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कैपिटल B और साइन अभी भी 90 ही है। तो उसका भी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो बोथ दी फोर्सेस आर हैविंग सेम वैल्यूज। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। इसका डायरेक्शन समझना इजी है कंपैरेटिवली। वापस से मेरी स्क्रीन पे स्विच हो जाओ, दिख रहा हूं मैं? ये आपका कंडक्टर था A B C D। तो ये AB वाले कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, मतलब करंट आपकी तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो सभी स्टूडेंट अपने लेफ्ट हैंड को लेके आ जाओ पिक्चर में। सबसे पहले अपनी फर्स्ट फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करो, बाकी फिंगर भूल जाओ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में होगा और वो आपकी तरफ है, तो मैंने सेकेंड फिंगर को आपकी तरफ पॉइंट आउट कर दिया। थंब नीचे की तरफ चला गया, क्या थंब नीचे की तरफ जा रहा है? देखो
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट जो आपकी तरफ आ रहा है, थंब नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो क्या मेरे डायग्राम में जो मैंने फोर्स बताया है वो आपका आ रहा है डायरेक्शन वाइज? करोगे तो आएगा, सबका आता है। वापस से जिसको डाउट है, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज फर्स्ट फिंगर। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो ऊपर की तरफ था, तो मैंने आपकी तरफ दिखा रखा है मेरे लिए। हम नीचे पॉइंट आउट कर रहा है, अगर मैं इन दोनों उंगलियों को ऐसा रखूंगा, अब नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है नीचे की तरफ। सेम लॉजिक से सामने वाले कंडक्टर पे फोर्स ऊपर की तरफ आए, सेम लॉजिक से, सिर्फ आपको करंट का डायरेक्शन चेंज करना है। एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है, दूसरा फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो अभी भी नेट फोर्स तो जीरो ही लग रहा है। क्या अभी भी नेट फोर्स जीरो? देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे, डायरेक्शन अपोजिट निकले। यहां से आपका एक बड़ा अच्छा वन मार्कर क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो कॉइल कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करती है? आंसर क्या है? जीरो। ऊपर वाली फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, राइट साइड वाली लेफ्ट साइड वाली को कैंसिल आउट कर रही, तो बेसिकली ओवरऑल फोर्स जो चारों साइड पे लग रहा है वो तो जीरो हो गया। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह सर्कुलर कॉइल दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कॉइल का शेप अब जैसा भी हो, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट या एलिमेंट्स, और हमेशा नेट फोर्स जीरो ही होगा। अब वो शेप सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर। आपके नोट्स में एक क्वेश्चन है, जीएसईबी सीबीएसई दोनों के नोट्स में ये क्वेश्चन है, लास्ट होगा या सेकंड लास्ट होगा, उसका एक पार्ट है। तो मैं वापस से बता रहा हूं, एक कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होती है वो नेट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती? जीरो। मैं आपको प्रूव करवा रहा हूं इतनी देर से वही चीज। बोलिए हरिति। सर अगर शेप सिमेट्रिकल होगा तो ही जीरो होगा ना? सिमेट्रिकल शेप्स ही लेते हैं हमारे इसमें कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हम नहीं लेंगे। ओके। ओके, दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, इसके अलावा कोई शेप नहीं आएगा किसी के स्कूल के एग्जाम में। धृति ठीक है ना तू? ठीक है, मगर सो मत जाना, पता है शाम है। ओके, चलिए फिर इसके आगे की कहानी लिख दो। अच्छा रुको, अभी मैंने आपको बताया कोलिनियर फोर्सेस ऐसी होती थी जो सेम लाइन के अलॉन्ग लगे, बट अगर सब देख पा रहे हो ना मुझे, अगर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी दूसरी नीचे की तरफ लग रही थी, तो ये कोलिनियर फोर्सेस हुई क्या? कोलिनियर होने के लिए सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों के तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गए। तो बेसिकली इनको बोला जाता है नॉन कोलिनियर फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। एंड 11th स्टैंडर्ड में यह बताया जाता था कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग हो, तो उन्हें कपल बना दिया जाता था और बोला जाता था कि ऐसी फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करती है बॉडी में और बॉडी को घुमाती है। आप अपने पेन को सेंटर से पकड़ के राइट साइड में ऊपर की फोर्स लगाओ, लेफ्ट साइड में नीचे की फोर्स लगाओ, पेन घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो बेसिकली घूमने के पीछे का रीजन क्या है? उस पर टॉर्क लग रहा है। तो ये फोर्सेस का नेट सम तो जीरो है, बट इनके पास एक खास एबिलिटी है टू प्रोड्यूस टॉर्क इन द कॉइल, क्योंकि एक ऐसी फोर्सेस है नॉन कोलिनियर। चलिए लिखिए, फोर्स F1 and F2 being equal in magnitude and opposite in direction
कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड हेंस या एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेशनल मोशन। कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे कॉइल मूव नहीं करेगी, बट दे एक्ट, टाइम भी बता देना मेरे को तुम्हारा टाइम। अच्छा 7:30 तो बज गए, टाइम हो गया तो अच्छा 7:30 नहीं, हाँ 10 मिनट लेट चालू करते हैं हम क्लास। तो बेसिकली आपका 8:40 टेस्ट स्टार्ट करवाऊंगा, तो बस ये कंप्लीट कर लो। दे एक्ट along different line of action डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेस का, एंड हेंस दे प्रोड्यूस टॉर्क। ये दोनों फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है। अब हमारा चैलेंज यही है कि टॉर्क का फॉर्मूला कितना होगा वो डिराइव करना। बोलिए आदित्य। सर टेस्ट अपलोड हो चुकी है। टेस्ट अपलोड हो चुकी है। हाँ वो सर को 6:30 का आइडिया था, इसलिए उन्होंने कर दी होगी, कोई बात नहीं, टेस्ट अपलोड हो चुकी है। तो अभी इधर ध्यान दो, 10 मिनट बाद स्टार्ट करना। 6:40 से 7:40 क्लास, 7:40 से 8:10 तक टेस्ट। ऐसे भी मैं पूरा शायद नहीं कर पाऊंगा डेरिवेशन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। हमने ये तो पता लगा लिया कि टॉर्क लग रही है, लास्ट स्टेप क्या होगा, कितनी लग रही है वो पता लगाना। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट ही है, और उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब मैं एक स्टेप कट कर रहा हूं, सिर्फ एक, जो मैं नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना मैं बता दूंगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कैसे आई मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ी ज्योमेट्री बतानी पड़ेगी, बट क्या आएगी वो याद करके रखो कि कितनी आने वाली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऊपर मैंने फोर्स बताई आपको, देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, आई स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स रखो तो आई स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना निकल के आएगा, ए साइन थीटा। अभी आपके दिमाग में आंसर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, सॉरी मैं बताऊंगा ए साइन थीटा कैसे आया, बट सिर्फ डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट आप जगह छोड़ के रखिएगा साइड में, मैं इसको डायग्राम से बताऊंगा ए साइन थीटा कैसे आया। अगर ऐसे लिखूं तो किसी को बुरा लगेगा, सब चीजें मल्टीप्लीकेशन में ही है, मल्टीप्लाई करके लिखिए। इसके पीछे का रीजन क्या था कि मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम में यहाँ पे बता दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी इज एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल का एरिया है। तो अभी हाल नीचे जो आया उसको मैं आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा ये लिख सकता हूं ना। सिर्फ स्मॉल ए इंटू बी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एरिया ऑफ द कॉइल से, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है। आज की क्लास में पहला पॉइंट मैंने बताया था, करंट इनटू एरिया इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो आई ए को रिप्लेस कर दिया एम से, बी एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। तो इन दोनों की जगह मैंने ये रख दिया। ये मेरा फाइनल वैल्यू आया टॉर्क का, कि इतना टॉर्क मेरी कॉइल पे लगता है। और अगर इसको मैं वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो वी नो दैट ए क्रॉस बी, अगर ए बी साइन थीटा होता है
तो एम बी साइन थीटा एम क्रॉस बी होगा, साइन थीटा हट गया। दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। सर इस बैच का टेस्ट 10 मिनट लेट डाला करिए, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया बच्चों को। और इस बैच का टाइम मैंने 10 मिनट लेट कर रखा क्योंकि उनको शिफ्टिंग में टाइम लगता है। तो 6:40 से 7:40 मेरा क्लास रहता है और 8:10 तक इनका टेस्ट रहेगा। तो ड्यू डेट और डेट जो इनकी 8:10 कर देना, डेडलाइन सबमिट करने वाली इनकी जो भी होती है। क्लियर है? एम क्रॉस बी। अब आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है इस डेरिवेशन में कि सर इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ए साइन थीटा आया। आपके नोट्स का जो डायग्राम नंबर 3 है, कोई मनी हाइस्ट आ गया ऐसे किसी को देखना है पार्ट 3 पार्ट 5 जो भी ना, तो जिसको क्या बोल रहा हूँ, ए साइन थीटा कैसे आया वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा और आगे वाला पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आप जाओ, पेपर लिखो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और आई होप ये आप रिवाइज करके आओ, नहीं तो भूल जाओगे। ये पेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप आपने लिखा ही हो, तो लेने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए बाय बाय, सायोनारा। अरे कशिश, मैंने बोला ना मेरे को आईपैड दे दे, मैं हैंडराइटिंग अच्छी मेरे से उस पर नहीं लिखी जाती। यस कशिश।